इस हफ्ते मैं बात करना चाहूँगा बंगाल और आसाम में चुनाव हो रहे हैं। मुझे जाने का मौका मिला वहाँ पे। पहले मैं बंगाल गया जहाँ से सोशलिस्ट पार्टी के 5 या हो सकता है 6 उम्मीदवार हों। और बंगाल का माहौल ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरा जोर लगा दिया है। बड़े ताज्जुब की बात है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इतने बड़े देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के और दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, वो देश का काम छोड़ के एक राज्य के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण वहाँ चुनाव जीत जाए। सारे तरीके उन्होंने अपना लिए हैं। तृणमूल कांग्रेस से बड़े पैमाने पे डिफेक्शन करवाया गया, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि डिफेक्शन कैसे होता है। अब तो ये स्थापित तरीका है भारतीय जनता पार्टी के राज में कि अगर पैसे के लालच से काम न चले तो धमकी देके, फर्जी मुकदमे करवा के लोगों के ऊपर दबाव बनाए जाते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का आंकड़ा मैं पहले भी बता चुका हूं। 2016 से 2020 के बीच में 405 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने दल बदले हैं। उसमें से 182 अकेले ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में गए, और 170 ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि किस बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी में विधायक गए हैं, अपने अपने दल छोड़ के, अपने जो मूल दल थे या उसके पहले जो दल में वो थे। और ये इस बात की पुष्टि करने के लिए कि ये इसमें पैसे का बड़ा लेन देन हुआ है, इन 405 विधायकों की जो संपत्ति है वो इन 4 सालों में 39% बढ़ गई है। इन विधायकों की संपत्ति बढ़ गई है जिन्होंने दल बदले हैं। तो ये अब कोई छुपी बात नहीं है कि इन्होंने दल कैसे बदला। और पश्चिम बंगाल में तो हास्यास्पद स्थिति ये है कि जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं वो ज्यादातर वो हैं जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे। अपने 4 सांसदों को उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री है। यानी कि आप इस बात की कल्पना कीजिए कि पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं थे, तृणमूल कांग्रेस से प्रलोभन देके लाए गए और 4-4 सांसदों को उतारा गया। एक अर्थशास्त्री को वहां से उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए उतारा। तो जमीनी स्तर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि इनको तो हम जानते नहीं, और फिर वहां का उम्मीदवार बदलना पड़ा। ऐसी स्थिति होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी की पैसे के बल पे और सरकारी तंत्र के बल पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह हावी हैं बंगाल के चुनाव पे। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उनको कोई वहां सफलता मिलने वाली है, कम से कम इस चुनाव में, क्योंकि ममता बनर्जी ने कड़ी टक्कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कदम का उन्होंने मुकाबला किया है। अकेली पड़ रही हैं ऐसा दिख रहा है, लेकिन बहादुरी से लड़ रही हैं। और कल प्रशांत किशोर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जरूर लोकप्रिय हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़े पैमाने पे गड़बड़ी नहीं की, क्योंकि अब ये सबको मालूम हो गया है कि चाहे ईवीएम में गड़बड़ी करके या अन्य तरीकों से रिटर्निंग ऑफिसर को कई बार प्रभावित किया जाता है। अभी परसों हमारी मुलाकात गुजरात उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश महोदय से हुई, और उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही, जो बात मेरा भी अंदाजा है कि वो उस तरह की बात होती है। और उनका कहना था कि अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ने जाती है और मान लीजिए कि किसी चुनाव क्षेत्र में 10 लाख वोट हैं, तो वो पार्टी ये कोशिश करती है कि भाई कम से कम 5 लाख वोट हमारे पास आए किसी तरह से, ताकि हम चुनाव जीत जाए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में फिक्र नहीं करती है। वो सिर्फ इस बात की फिक्र करती है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो हमारा आदमी है कि नहीं। अगर रिटर्निंग ऑफिसर उनका आदमी हो तो भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत रहती है, उसे भरोसा रहता है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें चुनाव जिता ही देगा। और मेरा ऐसा अंदाजा है कि ये बड़े पैमाने पे हुआ है पिछले लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में, बिहार में प्रचार किया। उत्तर प्रदेश में लोग बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जीतेगा। बिहार में लोग बोल रहे थे कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो चुनाव जीतेगा। लेकिन परिणाम उल्टा आया। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली। बड़ी सफलता ही नहीं मिली, हर एक सीट पे लाख लाख से ज्यादा वोटों का अंतर रहा, जो पहले हमने नहीं देखा इतने बड़े पैमाने पे। तो इसमें निश्चित रूप से ईवीएम में जो जो गड़बड़ी की गई वो तो होगी ही, लेकिन जो अधिकारी चुनाव करा रहे थे कहीं ना कहीं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, ये बात भी समझ में आती है। आसाम में मैं गया था, रायजोर दल के जो नेता हैं अखिल गोगोई, उनके समर्थन में। वो जेल में है क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम का जब विरोध हुआ 2019 में, कानून बनने के बाद सबसे पहला बड़ा प्रदर्शन आसाम में हुआ 17 दिसंबर को, और उसी दिन उनकी गिरफ्तारी हो गई और आज तक वो जेल से नहीं निकले हैं। ये मामला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया था, क्योंकि अखिल गोगोई के ऊपर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया था। और एनआईए की कोर्ट से भी अखिल गोगोई को बेल मिल गई थी, लेकिन फिर एक पुराने मामले में उनको शिव सागर में जेल में डाल दिया गया, वहां से बेल हुई। तो फिर एक दूसरे मामले में जेल में डाल दिया गया, और वहां से भी जब जमानत हुई तो वापस उनको एनआईए में, एनआईए ने अपील की थी उनकी बेल के खिलाफ, वो वापस जेल में पहुंच गए। मजेदार बात यह है कि अखिल के साथ 3 और लोग थे, उन्हीं के संगठन के साथी, कृषक मुक्ति संग्राम समिति के। उसी मामले में, उसी मुकदमे में, उन्हीं धाराओं में उनके 3 साथियों को जमानत मिल गई है, लेकिन अखिल गोगोई को आसाम में जेल में रखा गया है, क्योंकि अखिल गोगोई आसाम के सबसे बड़े जमीनी नेता हैं, मजदूरों, किसानों के। इस समय देश में किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन की तरफ से अपील है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराए। जब मैं था उसी समय मेधा पाटकर भी वहां आई थी, जो किसान आंदोलन में सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, अखिल गोगोई को जिताने के लिए। बिहार से भूतपूर्व सांसद जनता दल यूनाइटेड में पहले थे, अभी वो पार्टी छोड़ चुके हैं, अली अनवर अंसारी साहब भी आए थे। और हम तीनों लोग जो बाहर से गए थे आसाम के, 24 मार्च को एक बड़ी पदयात्रा निकली थी शिवसागर शहर में, जिसमें 5 से 10 हजार के करीब लोग रहे होंगे, जो 10 किलोमीटर पैदल चले। अखिल गोगोई की माताजी एक जीप में बैठी थी, उनका बेटा था नचिकेता, और ऐसे लोग उमड़ के आए थे जैसे आजकल कम से कम चुनावी प्रचार में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ज्यादातर चुनावी सभाएं आजकल जो बड़ी पार्टियों की होती हैं, उसमें लोगों को गाड़ियों में भर भर के लाया जाता है, कई बार कुछ आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता है, वो नहीं तो खाने पीने का तो इंतजाम किया ही जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, और गांव गांव आपको, आप जाएं तो शराब बह रही है, शराब पिलाई जा रही है, मुर्गा खिलाया जा रहा है। चुनाव के एक दिन पहले हो सकता है कि नकद भी दिया जाए। तो ये है बाकी स्थापित राजनीतिक दलों की राजनीति करने का तरीका। और दूसरी तरफ रायजोर दल जिस तरह से चुनाव लड़ रहा है, लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं अखिल गोगोई के साथ, अपना खर्च करके आते हैं, मेहनत करते हैं, 10 किलोमीटर लोग पैदल चले, और पूरे जोश के साथ, उत्साह में कोई कमी नहीं,
शुरू से लेके अंत तक वही उत्साह बना रहा। मैं तो उस जीप में था जिसमें अखिल गोगोई की माँ बैठी हुई थी, मैं पीछे खड़ा था, और आसपास के भवनों से लोग अपने घरों से, बालकनियों से हाथ हिला के अभिवादन कर रहे थे, अखिल गोगोई के पक्ष में नारे लगा रहे थे। जो लोग सड़क पे थे वो अखिल गोगोई की माँ के पास आके उनका हाथ चूम रहे थे। तो जो दृश्य वहां दिखाई पड़ रहा था, जो एक जनता का लोकप्रिय नेता होता है जिसे जनता चाहती है और जनता का एक भावनात्मक लगाव होता है, वो देखने को मिला। और उसी उसके ठीक पहले 23 मार्च की शाम को आसाम के बड़े नेता शर्मा हिमंता बिस्वा शर्मा, जो जो पहले कांग्रेस के नेता थे, अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, वो आए थे। उनकी सभा में भी भीड़ आई, उनके स्वागत के लिए भी भीड़ आई, लेकिन भीड़ के चरित्र में अंतर था। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भीड़ आई वो उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे, ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए सड़क के किनारे खड़े थे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा वगैरह लेके। लेकिन जो अखिल के साथ भीड़ थी वो ज्यादातर निम्न मध्यम वर्ग की, गरीब, गांव के लोग, जो पूरे जोश के साथ भरे थे, और उनकी संख्या कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से ज्यादा थी। तो अगर आसाम में भी कोई गड़बड़ी नहीं की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो वहां पे रायजोर दल के अखिल गोगोई तो चुनाव जीतेंगे ही, और उम्मीद है कि दूसरी जगहों पे भी कांग्रेस के गठबंधन को या अखिल गोगोई के गठबंधन को सफलता मिलने वाली है। और अगर अखिल गोगोई को सफलता नहीं मिलेगी तो ये बहुत निराशा की बात होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि वो आसाम का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता है, जमीनी नेता है। जो दूसरे बड़े नेता हैं आसाम की राजनीति में, चाहे वो सर्बानंद सोनोवाल हो मुख्यमंत्री, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, वो भी बड़े नेता हैं, या और कोई कांग्रेस के नेता हो, ये लोग नेता बने हैं बड़ी पार्टी में शामिल, जिन पार्टियों के पास बड़ा पैसा है। इनके पास अगर पार्टी ना हो और बड़ा पैसा ना हो तो मुझे मालूम नहीं कि इनका जनाधार कितना है। लेकिन अखिल गोगोई एक ऐसा नेता है जो बिना पार्टी के, बिना पैसे के एक जनाधार वाला नेता है। तो किसान आंदोलन के साथ और अखिल गोगोई के साथ हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय राजनीति का चरित्र भी कुछ बदलेगा, और पैसे के बल पे और बड़ी पार्टियों का एक वो दबाव बना के जिस तरह से चुनाव जीते जाते हैं, झूठा प्रचार किया जाता है जनता को प्रभावित करने के लिए, ये जो तरीका बन गया है, इससे हट के जमीनी नेता जो जनता के मुद्दों पे संघर्ष करते हैं, जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद वहां से माफी मांग के निकलते नहीं है और कोई समझौता नहीं करते हैं सरकार के साथ। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखिल गोगोई ने यह बताया है कि 2019 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो एनआईए ने दिल्ली में ले जाके उनको कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो जाइए, तो आपके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, या अगर आप एक गैर सरकारी संस्था बना लें और आदिवासियों को जो ईसाई बनाया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उसके खिलाफ आप काम करें, तो आपको 20 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी फंड के रूप में। लेकिन अखिल गोगोई ने ये दोनों प्रस्ताव ठुकरा दिए, क्योंकि वो जुझारू नेता है, जनता के मुद्दों पर संघर्ष करने वाला नेता है, ईमानदार नेता है, और इसीलिए जनता उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि राजनीति जैसी होनी चाहिए, मूल्यों के आधार पे, जिसमें जनता के मुद्दे केंद्र में हो। जैसे इस समय फिलहाल किसान आंदोलन ने किसानों के मुद्दे को केंद्र में लाया है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, प्रलोभन और धमकाने वाली, उसके आगे वो उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है, मजबूती के साथ वो सरकार का मुकाबला कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पे बैठ के, दिल्ली के बाहर जो जो सड़कें हैं अलग अलग राज्यों से आ रही हैं, उन सड़कों पे बैठ के। तो इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में उस तरह का परिवर्तन भी होगा जिसमें कि
जनता के मुद्दों की राजनीति केंद्र में आएगी, जनाधार वाले नेता राजनीति के केंद्र में आएंगे, और जो पैसों के बल पे, बड़ी पार्टियों के बल पे और जोड़ तोड़ की राजनीति, प्रलोभन भय वाली राजनीति, ये इससे हट के एक जो राजनीति का स्वरूप होना चाहिए, वो स्वरूप उसका स्थापित होगा, और पैसों का और जो झूठा प्रचार होता है उसका महत्व राजनीति में कम होगा, ऐसी हम लोगों की उम्मीद है। तो ये बहुत शुभ संकेत है जो आसाम में हो रहा है, और जो मैं वहां गया और देख के आया, तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि अगर अखिल गोगोई जैसे नेता राजनीति में आएंगे, चुनाव जीतेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से राजनीति का चरित्र भारत में बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।